हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो आज हमने लेके आए हैं एक नया वीडियो, लेक्चर नंबर 3, अल्टरनेटिव करंट लेक्चर नंबर 3। तो आज की वीडियो में हमने पहले दो वीडियो शूट कर रखा है। पहला वीडियो है अल्टरनेटिव करंट एसी करंट लेक्चर नंबर 1 एंड 2। एसी 1 में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, करंट के लिए एवरेज वैल्यू की वैल्यू क्या होती है, ऐसे ही वोल्टेज के लिए भी देखा। तो सेकंड लेक्चर के अंदर हमने देखा कि आईआरएमएस करंट कैसे निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर की बातें की थी और भी एक दो न्यूमेरिकल भी समझा था। तो इस लेक्चर के अंदर हम बात जो करने वाले हैं बेसिकली सिंपल सर्किट्स की बात करने वाले हैं कि अगर किसी सर्किट के अंदर, किसी कंप्लीट सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हो, या कंप्लीट सर्किट के अंदर एक कैपेसिटेंस लगा हो, या कंप्लीट सर्किट के अंदर एक इंडक्टर लगा हो, तो क्या क्या चीजें होती है, उसके ग्राफ कैसे होंगे। तो देखो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम देख लेते हैं पहले। तो सर्किट थ्योरी के अंदर आज मैंने सर्किट थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसके अंदर आज हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, और सेकंड पार्ट इससे जस्ट बाद लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एसी वोल्टेज अप्लाई टू रेजिस्टेंस, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है साथ में एक ग्राफ, अप्लाई टू इंडक्टर है साथ में उसका ग्राफ, कैपेसिटर है साथ में उसका ग्राफ, और एक दो न्यूमेरिकल। ठीक है, ये बेसिक बातें होगी। छोटा वीडियो बनाएंगे, ज्यादा बड़ा होगा नहीं, 20-25 मिनट का वीडियो ये होगा, और इसके बाद वाला वीडियो भी 20-25 मिनट का होगा। तो ये कंप्लीट चीजें पढ़ेंगे हम। होप कि आपने जो पीछे चैप्टर्स पढ़े हैं, पीछे जो हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं अल्टरनेटिव करंट 01 एंड 02 अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड लेक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर। चलिए सबको पेन और कॉपी निकालेंगे, एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। नोट्स बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है, आगे चल के अच्छे मार्क्स ले आना है, तो आपके लिए जरूरी है आपको कि आप नोट्स बनाएं। विदाउट नोट्स आप बढ़ नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम डालेंगे AC voltage applied on the resistor, या बहुत सारी किताबों में इसको प्योर रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। प्योर रजिस्टर, ठीक है, प्योर रजिस्टर। अच्छा, जैसा इसका नाम है, मतलब क्या है कि एक सर्किट है, यहां बना देते हैं। एक सर्किट है जिसमें क्या लगेगा, एक रेजिस्टेंस लगेगा R, और साथ में एसी करंट का एसोसिएटेड। ठीक है, एक सर्किट है हमने बनाया, नाम दे देते हैं इसको लूप का ABCD, और ये कंप्लीट है। अच्छा, अब देखो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, तो बच्चे कुछ बोल रहे थे, ये छोटे छोटे डायग्राम हैं, देखो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ओके, अब देखो यहां पे A B C and D, A B C and D। ठीक है, अब इस पूरे कंप्लीट सर्किट में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया बस, जैसा कि इसका नाम है। अच्छा, अब क्या करना है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, हमें V की, ये देखो ये V वोल्टेज है, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है आपको अब तक आपको पता चल ही गया होगा, V0 sin ओमेगा t। अब इस पर्टिकुलर के लिए हमें I कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है, हमें I निकालना है। क्या निकालना है, हमें I निकालना है। अच्छा चलो, तो अब आपने शायद पढ़ा होगा कि KVL और KCL चैप्टर नंबर 3 के अंदर KVL KCL पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। KVL क्या होता है, KVL बोलो क्या होता है KVL, तो समेशन ऑफ वोल्टेज बराबर 0। ठीक है, यहाँ लगाएंगे क्या, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL। तो समेशन ऑफ V इक्वल्स टू कितना होता है, 0। तो अब देखो यहां से चलते हैं। अच्छा, एक बात और देखो, ये जो करंट है अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, एक बार यहाँ पॉजिटिव होगा, एक बार यहाँ निगेटिव होगा, एक बार यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, ऐसा चेंज होता रहता है। मालूम ना, अल्टरनेटिव का इसका नाम ही अल्टरनेटिव। तो जब चेंज होता रहता है, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसा है कुछ, तो करंट का डायरेक्शन ये है। जो कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लिया है हमने, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट का डायरेक्शन ये है I। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखो इन लूप, हम किस लूप की बात कर रहे हैं, इन लूप A से B जा रहे हैं, B से फिर C जा रहे हैं, C से D जा रहे हैं, और D से A। कंप्लीट एक लूप बनाया, A से B, B से C, C से D, D से A। अच्छा, अब देखो A से B जा रहे हैं। अब हमारा डायरेक्शन शायद आपको पता हो KVL, हम देखो हम कैसे चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। हम जैसे जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उस डायरेक्शन में करंट भी चल रहा है, और सेम डायरेक्शन होते ही क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसा होता है, निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे I जा रहा है करंट, और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे -IR, ठीक है, -IR। फिर यहां से देखो, अब जो पहले पढ़ता है, मतलब जो बाद में पढ़ता है, बैटरी के लिए जो बाद में पढ़ता है उसको लेते हैं साइन, तो प्लस यहाँ बैटरी कितना है V, दैट इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी ये होता है किरचॉफ वोल्टेज। तो अब देखो हम ऐसा लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, और हमें I कैलकुलेट करना है तो I इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं V बाई आर। बोलो यहां तक लिख सकते हैं। हमें I कैलकुलेट करना है, I को हमने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट बनाते हैं V अपॉन R। अच्छा V की वैल्यू देखो, V कितना है, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R लिख सकते हैं। बोलिए V की वैल्यू कितनी है, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे I इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे ये जो V नॉट बाई R है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे I। V नॉट अपॉन R को हम मान लेंगे I, तो यहाँ पे होगा I नॉट। दिस इज द इक्वेशन फॉर I इन अ केस ऑफ प्योर रजिस्टर। प्योर रजिस्टर होगा जब तो I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी है। देखो यहाँ पे हमने जो V नॉट बाई R है उसको क्या माना है, I माना है, सॉरी I नॉट माना है, पीक वैल्यू। ठीक है, ये थोड़ा साइड में आप लिख लेंगे, इसको आप साइड में लिख लेना, इसके बाद ये फिर ये। अच्छा, तो I नॉट यहाँ पे हमने V नॉट बाई R माना है। V नॉट क्या है यहाँ पे, V नॉट है आपका पीक वोल्टेज, I नॉट क्या है आपका पीक करंट, I नॉट क्या है पीक करंट, और R क्या है आपका रेजिस्टेंस, R क्या है आपका रेजिस्टेंस। बोलिए यहां तक क्लियर है, सीधा सीधा कुछ नहीं किया, जस्ट यहां से गए, जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन रेजिस्टेंस निगेटिव हुआ, माइनस आई आर, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज कितना आई आर, और बाद में यहाँ पे हम जब गए बैटरी से तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, जिधर साइड जा रहे होते हैं वो वाले साइन ले लेते हैं, तो जब कहाँ जा रहे हैं, प्लस की साइड जा रहे हैं, इसलिए प्लस V दैट इक्वल्स टू V बाई आर। हम V की वैल्यू रखे V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I नॉट साइन ओमेगा टी। ये सारी बातें हो गई। अच्छा, अब इसमें दो बातों का बहुत खास ध्यान रखना है, दो तीन बातों का बहुत खास ध्यान रखना है कि जो इसका ग्राफ है, ठीक है, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है उसको हम दो चीजों से समझेंगे। ग्राफ है उसको हम दो चीजों से समझेंगे। एक तो हम ग्राफ सीखेंगे कौन सा, फेजर डायग्राम, एक तो हम सीखेंगे फेजर डायग्राम, और जो हमारा दूसरा होगा दैट विल बी कौन सा डायग्राम होता है, वेव डायग्राम। ठीक है, तो दो ग्राफ हम समझेंगे, एक तो फेजर ग्राफ, फेजर डायग्राम, और एक होता है वेव डायग्राम। दो डायग्राम पे समझना है इस पूरी कहानी के लिए। तो क्या बनाए, नोट करो इतना, फिर बनाए। अच्छा, एक बात और समझो, यहां से नोट करके लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखेंगे कि देखो यहां पे जो आई नॉट है, आई नॉट की वैल्यू क्या है, आई नॉट की वैल्यू आई वी नॉट बाई आर। तो आप देख सकते हो जो आई नॉट है हमेशा वी नॉट से छोटा होगा, हमेशा। देखो आई नॉट की जो भी वैल्यू है वो वी नॉट से आर डिवाइड करने के बाद आ रही है, समझ रहे हो ना। अगर वी नॉट एक्स है तो और आर मान लो वाई कुछ भी है, 1 है 2 है या एक्स वाई वाई है मान लो, तो एक्स बाई वाई कोई चीज डिवाइड हो रही है तो क्या हो रही है, छोटी हो रही। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑलवेज, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई नॉट यानी कि पीक करंट इज ऑलवेज लेस देन, पीक करंट इज ऑलवेज लेस, ऐसे लिख लो, पीक करंट इज ऑलवेज लेस देन, या ऐसे लिखो वी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई नॉट, वी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई नॉट। आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो वी नॉट है वो हमेशा कैसा होता है, बड़ा होता है, किससे, आई नॉट से बड़ा होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बोलिए देखो कैसे होगा ना, ये वी नॉट बाई आर है, वी नॉट आई नॉट की वैल्यू वी नॉट से मतलब वी नॉट से बड़ी है, छोटी पड़ रही है। क्यों, क्योंकि देखो हम जो भी वी नॉट की वैल्यू होगी उसमें से कुछ डिवाइड कर दे रहे, डिवाइड करने की वैल्यू क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो वी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है बोर्ड्स में। ठीक है, नोट कर इतना, फिर हम ग्राफ समझे। नोट करो एक बार जल्दी, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर ग्राफ करें। चलिए नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 3 तक गिन लें, 1 2 एंड 3। ओके, अब देखो, अब हमें फेजर डायग्राम समझना है, और फेजर डायग्राम में दो बातों का बहुत खास ध्यान रखना होगा। ठीक है, रब कर देते हैं। देखिए, फेजर डायग्राम सीखना है या हम समझो पूरा ग्राफ सीखने हैं, पूरा ग्राफ बना रहे हैं। अच्छा, देखो अभी हमने क्या निकाला, हमें पता है जो हमारा वी था, वी की वैल्यू क्या थी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो आई निकाला अभी हमने वो भी कितना आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो चीज होती है ना, ये इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं इसको, फेज। एंगल है ओमेगा टी, दैट इज फेज, इसको बोलते हैं फेज। तो आप देखो वी और आई में,
V और I में क्या सेम फेज में है, दोनों का एंगल सेम है? हो सकता है भाई इसका भी ओमेगा टी एंगल है, इसका भी ओमेगा टी एंगल है, यानी कि फेज सेम है। तो आप यहां से लिख सकते हो, पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन केस ऑफ, नोट करते जाएंगे सब चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रॉपर एक नोट्स बनाएंगे। इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टर द करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। ठीक है, स्टार मार्क बना के लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, एग्जाम में जरूर पूछता है एमसीक्यू में। इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टर द करंट एंड वोल्टेज इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कर्व बनाने के लिए। डायग्राम एग्जाम में अगर ये चीजें आती है तो आपके पास ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। 2 नंबर या 3 नंबर जितने में भी होगा तो 1 नंबर 1.5 नंबर का क्या होगा, ये होगा, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, हमने 2 लाइन बना दिए, 2 लाइन बना दिए, यहाँ नहीं, थोड़ा सा और पहले बना लेते हैं, यहाँ बना लो। ठीक है, अब देखो मानो अगर हम बोलें कि भाई ये जो V नॉट है, V नॉट ओमेगा टी एंगल पे है, भाई देखो V नॉट का एंगल कितना है, V का एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो हम बोले कि अगर ये जो है ये आपका V है, ठीक है, ये जो V है ये V है, तो यहां से साइन ओमेगा टी भी कैसा है, देखो 2-3 बातों का खास ध्यान रखना है। एक तो पता चला आपको जो V है, ठीक है, एक तो पता चला जो आपका V नॉट है वो बड़ा होता है किससे, I नॉट से। एक बात ही पता चले, मतलब ये जो कर्व अगर ये लंबा है, देखो अगर सोचो ये अगर बड़ा है तो जो I नॉट होगा वो छोटा बनेगा, सेम लाइन, और एंगल कैसा है, सेम है भाई, ओमेगा टी एंगल। यहाँ से ओमेगा टी गए हम तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी, ओमेगा टी गए तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी, समझो ये एंगल ओमेगा टी है। और करंट के लिए भी तो एंगल कितना है, सेम है ना, ओमेगा टी ही है। करंट के लिए जो एंगल है वो कितना है, वो भी सेम है, ओमेगा टी। यहाँ से गए तो ये भी एंगल कितना हुआ, ओमेगा टी। किसके लिए, दूसरे के लिए। दूसरा कलर का हम पेन यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखो दिख रहा होगा रेड पेन, ये करंट के लिए है और ये किसके लिए, वोल्टेज के लिए। ये क्या है, करंट के लिए है और वो किसके लिए है, वोल्टेज के लिए। तो आप यहाँ से ऐसा डॉटेड बना के यहाँ ऐसा लिख सकते हो, ये जो लाइन बनाया हमने दैट इज फॉर करंट वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ से एक दूसरी लाइन बनाएंगे, ये जो लाइन बन रही है ये लाइन बन रहा है I नॉट साइन ओमेगा टी का। होप दिख रहा हो आपको, अच्छे से दिख रहा है ना सबको। एक बार मैं कैमरे में चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई तकलीफ नहीं, सब क्लियर है। ठीक है, शायद ये बड़ा बड़ा ना हो तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं मैं। देखो यहाँ पे क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो है ये लाइन V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट साइन ओमेगा टी की वाली लाइन है और ये वाली लाइन जो है I नॉट साइन ओमेगा टी की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेम लाइन पे क्यों बनाया हमने, ये छोटा बनेगा, बड़ा छोटा इसलिए बना क्योंकि I नॉट हमेशा छोटा होता है और एंगल सेम है, इसलिए क्या है, सेम लाइन पे बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे वेव डायग्राम की बात करें, इसको बोलते हैं हम फेजर डायग्राम, इसको बोलते हैं हम फेजर डायग्राम। ठीक है, ऐसे ही वेव डायग्राम बनाएंगे हम, वेव डायग्राम बनाएंगे। तो देखो, ठीक है, वेव डायग्राम बनाएंगे। देखो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो ऐसा, ओके, ठीक है, देख लेना आप लोग, थोड़ा सा स्केल पेंसिल वगैरह यूज करके प्रॉपरली बनाएंगे। ठीक है, मेरा कर्व थोड़ा होगा। ठीक है, ये हमने वेव बना लिया भाई। ये 0 होता है, ये होता है कितना, T/2, ये कितना होता है, T होता है, आपको पता ना, ये तो I वर्सेस T के बीच का करंट, ये डायग्राम है। ओके, वोल्टेज वर्सेस उसका। फिलहाल ये देखो यहाँ पे ये V नॉट हुआ, पीक वैल्यू की डायग्राम बना दिया हमने। यहाँ से ये जो वैल्यू है ये है। अच्छा, अब देखो आपको क्या पता है, आपको एक बात पता है कि जो करंट है, यहाँ देखो करंट, प्योर रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज कैसा है, सेम फेज में है। कहाँ है, सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म होगा भाई। अगर देखो जब ये मैक्सिमम पे होगा तो करंट भी मैक्सिमम पे होगा, और जब ये मिनिमम पे होगा तो करंट भी मिनिमम पे होगा। यानी कि जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, जो डायग्राम बनेगा देखो सेम इस पे हम बना सकते हैं ऐसा। ये जो लाइन बनाई ना, ये पीक डिनोट कर रहा है। देखो ये क्या है, ये आपका V है, ये आपका क्या है, I है, करंट। और ये जो हमने ये जो ऊपर से डॉटेड लाइन लेके जा रहे हैं ना, ये पीक वैल्यू बता रहा है। देखो V नॉट मतलब पीक कर वैल्यू, तो यहाँ पे ये पीक बता रहा है,
और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये भी आई नॉट का है। फिलहाल डायग्राम ऐसे बनेगा, देखो सेम स्टार्ट, जहाँ जब ये जीरो था करंट एंगल सेम हुआ, मतलब जब पोटेंशियल जब आपका क्या है वी नॉट जीरो है तो आई नॉट भी जीरो है, मतलब ये चल रहा है जैसे जैसे चलेगा सेम पाथ लेके चलेगा, बस इसकी वैल्यू छोटी होती है इसलिए ग्राफ कैसा हुआ नीचे से है। ठीक है, शायद अच्छे से समझ में आया हो आपको। हो कोई तकलीफ है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोग प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लाइक वीडियो लाइक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट है कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो आप वो भी कमेंट करके प्लीज़ बताएं, इससे क्या होगा हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, खुशी महसूस होती है। चलिए तो नोट करें इतना कि AC वोल्टेज अप्लाई टू रेजिस्टर के केस में, प्योर रेजिस्टेंस के केस में जो फेजर जो डायग्राफ बनता है हमारा, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, हमारे इंक भाई सब भी प्यासे हो गए हैं, इनको पिलाना पड़ेगा। फिलहाल ये डायग्राम और ये कुछ बातें बहुत खास नोट करना है। एक तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। चलिए इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस AC वोल्टेज अप्लाइड टू ऑन द रजिस्टर, जहाँ हम करेंगे क्या, इंडक्टर लेंगे। अब इतना नोट करो पहले। ओके, तो लेके सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड टॉपिक में क्या है, AC वोल्टेज अप्लाइड ऑन इंडक्टर। AC वोल्टेज अप्लाइड ऑन इंडक्टर, या इसी को बोलते हैं हम प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तब जैसे उस केस में क्या था कि सिर्फ रजिस्टर था, ऐसे इस केस में क्या है सिर्फ इंडक्टर लगेगा। इंडक्टर यानी कि जानते हो कि आप सबने पढ़ा होगा इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर ऐसा एक होता है, और काम क्या होता है इंडक्टर का, इंडक्टर का वर्क क्या होता है, इंडक्टर क्या करता है, जो भी हो रहा हो उसका अपोज करता है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क ऑफ इंडक्टर, आप लिख सकते हो इंडक्टर इज एन डिवाइस या इज अ डिवाइस which opposes, which is going to happen, जो भी होने वाला हो उसका अपोज करता है। मतलब क्या है, जैसे मान लो ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, सपोज करो कुछ देर किसी इंस्टेंट पे ये प्लस है माइनस है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। ये प्लस अगर इधर से आना चाहेगा तो ये प्लस बन जाएगा, इसको अपोज करेगा। भाई तुम जो भी हो, तुम आ रहे हो, मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। ये प्लस है तो ऑटोमेटिकली प्लस बन जाएगा, और जैसे ही ये क्या हुआ माइनस बना, ये ऑटोमेटिकली चेंज होकर क्या बन जाएगा, अपने आप को माइनस बना। एक मतलब एक बैक ईएमएफ जनरेट करता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो हम कैसे बना देते हैं, एक बैक ईएमएफ जनरेट करता है। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको पास होने से रोकता है, ऐसा बना लेगा। और जैसे ये प्लस हुआ तो ये क्या बना लेगा, ऐसा जस्ट एक ऐसा जनरेट कर लेगा, एक बैक ईएमएफ जनरेट करता है। ठीक है, बेसिकली हमें ये पढ़ना नहीं है इंडक्टर का काम क्या है। आज तो हम पढ़ने वाले हैं कि इसके वजह से अगर किसी सर्किट में, किसी AC सर्किट में इंडक्टर लगा है तो क्या प्रॉब्लम आती है, क्या मतलब क्या करंट की वैल्यू जनरेट होती है। ठीक है, और वोल्टेज और करंट में क्या संबंध है, क्या रिलेशन, हम ये हमारे पूरा आज का जो एम है वो यही होने वाला है कि वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस है, मतलब वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है, क्या निकालने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल जैसे तभी माना था अभी भी मान लेते हैं, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे करंट मान लेते हैं आई जा रहा है इस पूरे के इंडक्टर के अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करें। क्या लगाएंगे, वही KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, नाम दे दो, देना है तो ABCD। ओके, तो बाई KVL का पता चला आपको, समेशन ऑफ V इक्वल्स टू 0। ओके, तो लूप देखो हमारा कौन सा है, इन लूप A से B जा रहे हैं, B से C जा रहे हैं, C से D जा रहा है, D से फिर से A जा रहा है। A से स्टार्ट किया और A पे आके खत्म हो गया। कंप्लीट लूप बनाना होता है, क्लोज लूप। अच्छा चलो, तो अब A से B जाओ, तो अब यहाँ पे L की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है, देखो यहाँ पे तो V है, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t इस जगह पे, और L की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो माइनस L di/dt होता है। आपने पढ़ा होगा माइनस L di/dt, सोलेनॉइड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा माइनस L di/dt होती है, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, इसको पढ़ा है ना, माइनस L di/dt। तो वो चीज यहाँ पे होगी। तब देखो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस L di/dt, यहाँ पे गया, जैसे ही आया यहाँ पे फिर प्लस दिखा, इसको तो प्लस कर दिया V दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस L di/dt प्लस V इक्वल्स टू 0। तो V इक्वल्स टू, इसको इक्वल उधर लेके जाएंगे, L di/ कितना आया, L di/dt। हमारा एम क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट I, क्या निकालना है हमें, I निकालना है। तो di देखो यहाँ से dt को इधर ले आएंगे,
तो डी आई इक्वल्स टू कितना हुआ, डी आई इक्वल्स टू वी बाई एल, बोलिए यहाँ से लिख सकते हैं v अपॉन एल साथ में dt, बोलो इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई तकलीफ, बोलिए कोई तकलीफ, सर हम तो बोल रहे हैं। ओके आप कमेंट में बताइए, कोई तकलीफ हो तो जरूर बताइए, बाकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये L जो है ना, L, इस L के लिए जो पोटेंशियल वैल्यू होती है वो माइनस एल डी आई बाई डी टी होती है, ठीक है। जिस भी चैप्टर में है आप जाके देखें और एक बार उसको पढ़ें। इंडक्टर वाला जो चैप्टर है जहाँ पे हम इंडक्टिव कैपेसिटर इंडक्टेंस पढ़ते हैं वहाँ पे है ये सारी चीज़ें बता रखी है। मैं भी अभी वीडियो बनाया नहीं उस चैप्टर पे, लेकिन बनाऊंगा तो मैं आपको जरूर लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी यहाँ पे रखेंगे, इसकी वजह से पोटेंशियल जो जनरेट हुआ। उसके बाद जब यहाँ पे आया तो प्लस देखा तो प्लस का v हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। इस v को उधर लेके गए तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये तो डी यहाँ से डी आई निकालना है तो v इंटू डी टी और l नीचे आ गया तो v बाई एल डी टी। अब v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू डी आई इक्वल्स टू, v की वैल्यू देखो कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी, यही है वैल्यू। अच्छा साथ में dt है और साथ में l है और साथ में dt। ओके इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे ये di है, ये di है, और आपको पता है जब di के फॉर्म में होता है कोई तो उसको अगर i के फॉर्म में ले आना है तो क्या करना पड़ता है, बोलिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमने कर दिया, बोथ साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई का इंटीग्रेशन हो जाता है आई, जो कि हमारा मकसद था जो हमें निकालना था। और यहाँ पे देखो वी नॉट बाई एल तो कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी के रिस्पेक्ट में वी नॉट बाई एल का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, साइन ओमेगा टी डी टी। अच्छा साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, याद है क्या, कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख दें, यहाँ लिख देते मिटा देंगे ना। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है दैट इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, और अगर साइन 2 थीटा है तो क्या होगा, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ जो 2 है वो ओमेगा जैसा वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे देखो हम ऐसे लिखेंगे i इक्वल्स टू वी नॉट बाई एल, यहाँ पे हुआ माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा कहाँ से आया, इंटीग्रेशन का प्रोसेस है ये, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखो i इक्वल्स टू वी नॉट बाई एल, और ये माइनस ओमेगा एल बोलते हैं इसको, माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल, ये माइनस बाहर आ गया, वी नॉट बाई ओमेगा एल, यहाँ क्या बचा, कॉस ओमेगा टी। अच्छा अब देखो आपको v जो है वी नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में है, तो इसको भी हम चाहेंगे साइन के फॉर्म में लेके आए। कॉस को साइन के फॉर्म में लाना आता है, क्लास 10th में हमने मैथ्स पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, पढ़ा है क्या ऐसा, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा जैसा भी बोल दो, ठीक है। पढ़ा है ना ये चीज, बोलिए पढ़ी है, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में मैथ्स में। तो चैप्टर नंबर कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 ही है शायद, 8 है, 8 कॉस थीटा आपने पढ़ाई है। अच्छा तो अब यहाँ पे देखो लिखेंगे माइनस वी नॉट अपॉन एक्स ओमेगा एल, और इसको कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ की साइन 90 कितना है, पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना है, ओमेगा टी, साइन 90 माइनस पाई बाई 2 ओमेगा टी, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अच्छा ठीक है, तो अब देखो इस पूरे को वी नॉट बाई, जैसे हम वहां मान रहे थे तो ऐसे इसको भी हम यहाँ पे आई नॉट मानेंगे, क्या मानेंगे, माइनस का आई नॉट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अच्छा अब ये माइनस को अंदर ले जाओ, तो माइनस को अंदर ले जाओगे तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो आई नॉट यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखो ये क्या हो गया, यहाँ कुछ अलग सी चीजें हो गई, देख लेते हैं वो कैमरे में बराबर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है दिख रहा है, थोड़ा सा हमें यहाँ लिखना होगा, कोई नहीं मैं दोबारा लिख दूंगा, आप नोट करो पहले इतना, इसके बारे में हम बातें और करेंगे, आप इतना नोट करो पहले, ठीक है। सारी प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कहीं मैं ऐसा जंप ना करा दूं ताकि आपको तकलीफ हो, ठीक है। तो आप एक एक स्टेप को बहुत बाकायदा समझ के लिखें, कहीं दिक्कत है तो ऑनेस्टली आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आप एक बार जरूर बनाएं इसको। हो गया, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए अब देखो
उसी चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा और समझते हैं। एक नया टर्म यहाँ से आएगा, इस नए टर्म की हमें बहुत ज़रूरत है। हो जाएगा, चाहिए इतने में हमारा काम हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग से लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो आई की वैल्यू आई नॉट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी है। यहाँ माइनस है तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आई नॉट साइन अंदर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यानी कि एक चीज पता चल रही है, एक चीज हमें पता चल रहा है यहाँ से कि जो एंगल है ना ओमेगा टी, उससे इस केस में जब इंडक्टर लग जाता है तो उस केस में ये 90 डिग्री पीछे हो जाता है करंट। देखो समझो, आप इस v के साथ कंपैरिजन करो, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये था ना, v की वैल्यू कितनी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तब इसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो, जो फेज की बात कर रहे हैं, इस फेज की बात कर रहे हैं। फेज देखो, फेज क्या हो जा रहा है, तो दूसरे पेन से दिखाते हैं। जो यहाँ पे फेज की बात करेंगे तो फेज यहाँ पे करंट के केस में पीछे हो जा रहा है। कितना पीछे हो रहा है, 90 डिग्री पीछे हो जा रहा है। पाई बाई 2 का मतलब 90, ओमेगा टी से कितना कम हो रहा है, 90 डिग्री कम हो रहा है ना। देखो आई की वैल्यू कितनी, आई नॉट साइन, उसके लिए एंगल कितना था ओमेगा टी, इसके लिए एंगल कितना है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। 90 डिग्री क्या हो रहा है, 90 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो ये बात का बहुत खास नोट करना है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ, रेड पेन दिखता है कि नहीं बराबर, ओके देखो, इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर करंट लैग्स बिहाइंड, लैग्स मतलब पीछे होना, बिहाइंड पोटेंशियल बाई पाई बाई 2 डिग्री। ठीक है, तो प्योर इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या हो, करंट पीछे चल रहा होता है। कितना डिग्री पीछे चल रहा होता है, 90 डिग्री पीछे चल रहा होता है। किससे, पोटेंशियल से। किस केस में, इंडक्टर के केस में। बोलो एक बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, देखो कुछ बातें और देखनी है हमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ये था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे टॉपिक से। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है, डेरिवेशन खैर इंपॉर्टेंट है ही, ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और देखो, हमने यहाँ जो आई नॉट माना है, ये आई नॉट, ठीक है, ये आई नॉट क्या है, आप सब लिखते चलेंगे, व्यवस्थित लिखेंगे तरीके से ना। तो आई नॉट की जो वैल्यू है, यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू कितनी है, आप देखो वी नॉट बाई ओमेगा एल, यही है ना। देखो इस पूरे को हमने माइनस को नहीं, हमने सिर्फ इतने को वी नॉट बाई ओमेगा एल को क्या माना है, आई नॉट माना है। तो आई नॉट इक्वल्स कितना है, वी नॉट बाई ओमेगा है। तो यहाँ से वी नॉट इस ओमेगा एल को बोलते हैं एक्सएल, क्या बोलते हैं, इंडक्टर पढ़ रहे हैं ना, एक्सएल पढ़ते हैं। आई नॉट इक्वल्स टू ओमेगा वी नॉट अपॉन एक्सएल। एक्सएल क्या नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम देते हैं इसको हम, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, याद रहेगा, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा एक्सएल की वैल्यू कितनी है, एक्सएल इक्वल्स कितना हुआ, ओमेगा एल। ओमेगा को हम 2 पाई एफ भी लिखते हैं, तो 2 पाई एफ एल भी लिखा जाता है। ये सारी बातें आप नोट करें। अच्छा एक्सएल का यूनिट कितना होता है, ऐसा यूनिट कितनी होती है, ओम। ओम जानते हैं ना, ओम रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वही रेजिस्टेंस जैसा ही होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। और जो एल होता है इंडक्टर एल, इसकी ऐसा यूनिट कितनी होती है, हेनरी होती है, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। सब बातें आपको पहले पढ़ी होगी आपने इंडक्टर के बारे में। तो लेकिन यहाँ जो एक्सएल है इंडक्टिव का रिएक्टेंस, क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, और एक्सएल कैसा है, ओमेगा एल 2 पाई एफ है होता है। तो सारी बातें को एकदम अच्छे से नोट करें। देखो क्या क्या करना है, पहले ये टॉपिक डालना है, पीछे वाला जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन तक जाना है, यहाँ तक लिखना है। यहाँ के बाद आप थोड़ा साइड में आप ये लिख सकते हो, थोड़ा साइड में आप इसको लिखो, और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करना है। डेरिवेशन के बीच में सब चीजें नहीं डालनी है ना, सब साइड की चीजें हैं। तो डेरिवेशन यहाँ के बाद आप डायरेक्टली ये सब स्टेप भी लिखना है, फिर यहाँ तक जाना है, और उसके बाद ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है। और साथ में यहाँ पे साइड में आप ये चीज लिख लो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। आई नॉट इक्वल्स वी नॉट बाई ओमेगा एल, वी नॉट एक्सएल लिखते हैं, एक्सएल को न्यूमेरिकल के लिए काम आने वाला है। ठीक, इतना नोट करो, फिर हम बनाएंगे ग्राफ। जो ग्राफ है इस पे डिपेंड करेगा ग्राफ। ये चीज अगर आप समझ रहे हो तो ग्राफ आप समझ जाओगे। बस ये चीज यहाँ पे एंगल समझना है। मेन क्या है हमारे पास, एंगल है। एंगल क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो ओमेगा टी है वो 90 कम होता है, मतलब एंगल जो होता है, जो फेज है वो फेज कितना 90 पीछे चल रहा है। कौन, करंट पीछे चल रहा है। किस केस में,
इंडक्टर के केस में। ओके, नोट करें। आई होप क्लियर हुआ होगा सब कुछ, नोट करो एक बार। ठीक है, तब देखो यहाँ पे फेज हम डायग्राम बनाने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं दोनों ही केसेस के लिए। ठीक है, दोनों ही केसेस के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, अब देखो पहले फेजर डायग्राम बना रहे हैं, तो फेजर डायग्राम में सबसे पहले तो वी नॉट कितने एंगल पे, ओमेगा टी एंगल पे। तो दो चीजें मैंने देखी, वी की वैल्यू थी वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो आई है वो इसकी वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यही है। तो वी नॉट ओमेगा टी जो एंगल था हमारा, ओमेगा टी एंगल बनाया हमने, वी नॉट है ये, दिस इज योर वी नॉट। अच्छा, और अब जो ये एंगल है, ये इससे कितना 90 पीछे जाना है। पीछे कैसे जाओगे, बोलो पीछे कैसे जाओगे? क्या हम इधर ड्रॉ करें पीछे? ऐसे लेंथ का ध्यान रखना है, इसका लेंथ बड़ा बनाना है। इसका लेंथ क्यों ये छोटा है, आई नॉट है ना, आई नॉट हमेशा छोटा होता है किससे, वी नॉट से, तो लेंथ छोटा होना चाहिए। और तो ये कितना है, ये जो लाइन है आप ऐसा ड्रॉ कर लो, यहां बना देता हूं मैं दूसरे पेन से। तो ये जो है दिस पॉइंट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी दिख रहा है, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये वी नॉट है और वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये कितना है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये आपका फेजर डायग्राम बन गया। अब आपको बनाना है क्या, वेव डायग्राम। अब आपको वेव का ग्राफ बनाना है, तो वेव ग्राफ बना लेंगे। देखो ये जो हमारा पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा व्यवस्थित बनाना, भाई बाहर भाग गए हैं तो अब ठीक है। ठीक है, और देखो ये जो होगा हमारा करंट की जो वैल्यू होगी, तो इतना बहुत गौर नहीं करते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से सीखो। अगर सीख रहे हो तो व्यवस्थित सीखो। ठीक है, ये देखो इससे बड़ा होना चाहिए ना, क्यों बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आई नॉट छोटा होता है वी नॉट से। अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आई नॉट आया। अच्छा, ये तो ठीक है, ये तो हमारे लिए वी बन गया। अब हमें आई, ठीक है, तो देखो करंट का कैसे होगा। देखो करंट कैसा है, 90 पीछे चल रहा है, ओमेगा टी से 90 पीछे चल रहा है। जब पीछे चल रहा है तो यानी कि जब ये मैक्सिमम पे होगा तो ये यहाँ पे मिनिमम पे होगा, यानी कि ये यहाँ पे होगा जब ये इस पे होगा, और जब ये मिनिमम पे होगा तो ये अपने कहाँ पर, यहाँ पे मैक्सिमम पे होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम पे हुआ, यहाँ से बना लो ऐसे। ठीक है, ये मैक्सिमम पे हुआ, और जब ये क्या हो, फिर यहाँ नीचे मैक्सिमम पे है तो ये कहाँ पे, मिनिमम पे होगा। तो ऐसे चलता है ग्राफ, जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसे बनेगा। ये आपका क्या है, ये आपका। ठीक है, तो ऐसा व्यवस्थित डायग्राम बनाना है आपको पेंसिल का यूज करके। पहले पेन से डार्क वाला बना लो, पेंसिल से हाईलाइट वाला बना लो, जैसा आपको मर्जी करे, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, ये तरीका है पूरा ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का। ये हमारे पास अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट है t/2, ये पॉइंट है t, और ये पूरा है जो हमारा एंगल है दैट इज t। आई और से वी आई का ग्राफ बनाया जाता है इस पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मेजरली ये ग्राफ समझाना है। ये फेजर डायग्राम है और ये आपका वेव डायग्राम। तो यहाँ लिख लेंगे फेजर डायग्राम और यहाँ पे लिखेंगे वेव डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स में और बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक। तो मैं आपको कई बार बताया हूँ, नीट और JEE कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। कंपटीशन इज नॉट अ बिग थिंग। आपको बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। बेसिक जितना अच्छे से क्लियर रखोगे इतना अच्छे से आपको क्या है, दो फायदे होंगे। एक तो आपको कंपटीशन के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, दूसरा आपको न्यूमेरिकल्स के लिए आप अच्छे कर पाओगे। तो अभी इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, लेकिन सब बेसिक चीजें आपको बहुत पता होनी चाहिए, तभी आप मजा आएगा। तब देखो फिजिक्स मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत टफ लगता है, ऐसा है वैसा है। द बेसिक रीजन सब बच्चों के अंदर कमी एक ही है, वो चीजों से भागते हैं। आप इनसे दूर मत भागिए, इसको महसूस तो करो, फील तो करो। और मैं बोलता भी हूँ जितना आप फील करोगे उतना आप सीखोगे। द मोर यू फील द मोर यू लर्न। ओके, तो जितना आप ज्यादा इसको महसूस करोगे, समझ पाओगे, उतना ही ज्यादा आप इससे मजा आ जाने लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा अरे बहुत आसान चीजें। ठीक है, और यही कोशिश है हमारी बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूब के टीचर्स बढ़ा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उसी कोशिश में मैं भी हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा जो मेरे पास नॉलेज है। ठीक है, देखो सब टीचर का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। कुछ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ, लेकिन हमें कुछ लगता है कुछ उनमें कमियां हैं, इसलिए हम भी स्टार्ट कर रहे हैं। और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको शायद वो चीज़ ना समझ में आई हो, यहाँ से समझ में आ जाए। तो इसी तरह से पूरी कोशिश है कि आपको पढ़ाने की। ठीक है, चलिए नोट करें, बहुत बातें नहीं करा करेंगे, वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे नहीं तो। नोट करो आप एक बार। तो यहां से हुआ AC वोल्टेज अप्लाइड ऑन इंडक्टिव सर्किट के लिए कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए। नोट करो इतना, फिर आगे बढ़े। ओके, तो चलो देखो तीसरा पॉइंट क्या है, AC वोल्टेज अप्लाइड ऑन कैपेसिटर।
कैपेसिटर पे अगर एसी वोल्टेज अप्लाई हो रहा है किसी पर्टिकुलर सर्किट के अंदर, प्योर कैपेसिटर लगा है, तो उस केस में क्या कहानी होती है। कैपेसिटर पता है आपको, दो ऐसे लाइन से हम डिनोट करते हैं कैपेसिटर को, ठीक है। थोड़ा बाहर शोर है तो आप लोग आई होप मैनेज करेंगे। थोड़ा सा बाहर रोड्स पे गाड़ियाँ चल रही हैं तो थोड़ा बहुत आवाज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसको साउंड को रिड्यूस करने का, अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो प्लीज़ मैनेज करें। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा आइसोलेशन रूम बनाऊँ जहाँ पे हम बिल्कुल आवाज़ ना हो, ठीक है। तो हम कर रहे हैं जल्दी जल्दी, आपके बस आप लोग का प्यार बना रहेगा तो सब कुछ करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलो ये सी है, सी से नोट कर देते हैं इसको, और सपोज करते हैं कुछ टाइम के लिए ये प्लस है माइनस है, यहाँ पे फिर से वही करंट आई फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम केवीएल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कुछ और करने वाले हैं। क्या करेंगे, देखो एक बात आपको पता है, जो Q होता है चार्ज, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। ये जो V है V नॉट साइन ओमेगा टी, बात पता ना, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, कैपिटल V है। अच्छा, तो जो Q होता है, अगर हम इसको क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट आता है C, Q इक्वल्स टू CV। शायद आपने पढ़ा भी हो कैपेसिटेंस के लिए, Q इक्वल्स टू CV आपने पढ़ा भी हो। C क्या होता है, कैपेसिटेंस, ठीक है, जो आपके एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। अच्छा, तो Q इक्वल्स टू CV। अच्छा ठीक है, अब हमारा बेसिक वर्क तो क्या है, हमें तो निकालना करंट है। तो चार्ज की हेल्प से करंट कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा I इक्वल्स टू dQ/dt, पढ़ा है। चार्ज जो होता है dQ/dt, डिफरेंशिएट ऑफ Q/T होता है, चार्ज जो होता है dQ/dt होता है, करंट की वैल्यू। तो dQ/dt अगर है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस Q की जगह पर अगर हम डिफरेंशिएट कर दें इनको, ठीक है, इस फॉर्म में ले आ सकते हैं। अगर डिफरेंशिएट कर दें तो इस फॉर्म में ले आ सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। तो हम ऐसा कर देते हैं, डिफरेंशिएट Q विथ रिस्पेक्ट टू dt, विथ रिस्पेक्ट टू dt के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं dQ/dt दैट इक्वल्स टू d/dt, यहाँ पे C और ये V की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं V नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है। यहाँ तक बोलो, यहाँ तक का तकलीफ भाई, इस V की जगह ये वैल्यू रख दी, अभी रखना ही था हमें आगे चल के, तो हमें अभी से रख लिए। अच्छा ठीक है, अब dQ/dt बन गया I, यहाँ से d/dt, C कांस्टेंट टर्म है, C बाहर ले आओ, d/dt एक V नॉट भी कांस्टेंट टर्म है, तो C V नॉट बाहर आ गया, तो d/dt किसका, साइन ओमेगा t का। अच्छा, डिफरेंशिएशन पता है क्या साइन का, तो d/dt और साइन कितना होता है, ठीक है, साइन थीटा बोलो पहले, तो साइन थीटा का d/dt कितना होता है, कॉस थीटा होता है। और साइन ओमेगा टी और d/dt और साइन ओमेगा टी की बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जैसे इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है ऐसे यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाता है। देखो बच्चों, ये मैथ्स है, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे मैथ्स लिए थे 11th क्लास में, जो जिनका मैथ्स सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं वो, उनके लिए सब बहुत कॉमन सी चीजें होंगी क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है 11th क्लास में। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है, बायो के स्टूडेंट हो, तो आप थोड़ी बहुत बातें थोड़ा समझ लो, थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लेक्चर्स देख लो, वीडियो किसी के हों या यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे आप लोग ये फॉर्मूले, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। तो CV नॉट d/dt साइन ओमेगा टी, और ऐसे ही आप लोग का प्यार बना रहा तो आगे चल के मैं भी मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, मैं तो आगे चल के आपको मैं मैथ्स में सारी चीजें पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो CV नॉट d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी के लिए हमने देखा क्या होता है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा, ठीक है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिया है। अच्छा यहां तक हो गया। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, I इक्वल्स टू ये V नॉट यही रहने दो, V नॉट को यही रहने दो, और इसको 1/ओमेगा C बोल सकते हैं भाई। C ओमेगा को नीचे ले आएंगे भाई, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। अब देखो यहां से इस पूरे टर्म को क्या बोला, I नॉट बोला, इस पूरे टर्म को I नॉट बोला। यहां तक क्लियर है, पूरे टर्म को I नॉट बोला। अब इसके बारे में बात करेंगे बाद में, फिलहाल I नॉट बोला। अच्छा, अब देखो यहाँ पे साइन का टर्म है, यहाँ कॉस का टर्म है, हमें फिर चाहते हैं साइन का टर्म ले आना, तो ले आते हैं। देखो एक चीज समझो, अब यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, एक तो ये फॉर्मूला होता है।
कॉस थीटा का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 90 प्लस थीटा। तब इस कहानी में, इस केस में यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना है। और यहाँ पे थीटा का मतलब ओमेगा टी, यहाँ थीटा का मतलब ओमेगा टी ऐसे लिख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव में चलना चाहिए ना। ओमेगा टी देखो यहाँ माइनस भी नहीं आगे, हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा पॉजिटिव, हमें हर कंडीशन में क्या ओमेगा टी पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हम इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ये भी ले, देखो फॉर्मूला दोनों सही है, लेकिन हम साइन ओमेगा टी, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लेंगे। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या हुई, आई इक्वल्स टू आई नॉट, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, या इसको हम ऐसा उल्टा करके लिख लेते हैं, तो ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ ये? वहां देखो पहले केस में ओमेगा टी था, दूसरे केस में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 था, और तीसरे केस में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। मतलब यहाँ पे जब कैपेसिटर लगा रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, करंट लीड कर जा रहा है, करंट भाग जा रहा है आगे। कितना भाग जा रहा है, 90 डिग्री आगे हो जा रहा है। ओमेगा टी था पहले, अभी कितना हुआ, ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90। तो मतलब क्या हुआ, जब कैपेसिटर अगर किसी सर्किट में लग गया, सिर्फ कैपेसिटर, तो वहां पे वोल्टेज की वैल्यू पीछे रह जाती है, करंट की वैल्यू आगे बढ़ जाती है। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बहुत, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, इनके यूज हैं, इनके यूज बहुत मैटर करते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये बस वैल्यू नहीं है, इससे हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। आज जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सब बेसिक चीजें हैं, इनको यूज करके आपने 11th क्लास पढ़ाई होगा, फिजिक्स नेचर, फिजिक्स क्या है, नेचर है। दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही सब क्या, रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए, फिजिक्स। तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हुआ है। मतलब जब हम कैपेसिटर लगाते हैं उस केस में वोल्टेज पीछे रह जाता है और करंट क्या होता है, आगे भाग जाता है। तो यहाँ पे हम बहुत सुंदर शब्दों में लिखेंगे, नोट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे करंट, यहाँ लिखो इन केस ऑफ, दोबारा लिख देते हैं सही से और साफ साफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे जो हम लिख रहे हैं। ठीक है, इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर, in case of pure capacitor the current lead potential by pi by 2, the current leads potential by pi by 2। करंट बढ़ रहा है इस बार आगे, कितना आगे जा रहा है, पाई बाई 2। मतलब अगर वोल्टेज स्टार्ट नहीं हुआ होगा उसके पहले करंट ऊपर जा चुका होगा, करंट बढ़ चुका होगा, क्योंकि 90 से पहले चलना है ना उसको, तो करंट इसमें बढ़ जाएगा। तो इतना नोट करो, फिर हम ग्राफ देखें और थोड़ी इसके बारे में बात भी करते हैं। ठीक है, नोट करो, इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, इतना रब करूं, मैं रब करूं, बोलिए रब करें। ओके, तो देखो ठीक है, देखो इतने में हो जाना चाहिए, इतने में हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे आई की वैल्यू हुई वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। अब हमने इसको पूरे आई नॉट बोला, तो यहाँ पे ये जो टर्म है, इस टर्म को हम बोलते हैं एक्स सी। क्या बोलते हैं, एक्स सी। एक्स सी क्या है, एक्स सी बोलते हैं हम कैपेसिटेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और एक्स सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 अपॉन ओमेगा सी है। ओमेगा की जगह आप 1 अपॉन 2 पाई आप रख सकते हैं, 2 पाई एफ और सी। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल हम काम करते हैं, तो आप इनको भी नोट अच्छे से कर लेंगे। यूनिट अगेन, कैपेसिटर रिएक्शन की यूनिट कितनी होती है, यूनिट कितनी होगी, यूनिट वही होगी हमारी ओम। यूनिट कितनी होगी, ओम। ओके, और कैपेसिटर का यूनिट कितना होगा, वही माइक्रोफराड जो हम लेते हैं, म्यू एफ फराड है, म्यू एफ में लेते हैं न्यूमेरिकल, वैसे बाकी फराड है इसका, फराड। ठीक है, सी की यूनिट फराड है, और क्या था इसकी यूनिट, कैपेसिटर रिएक्शन की यूनिट ओम होती है। ठीक है, सारी बातें बहुत नोट करें, देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से कराऊं, तो ये सब न्यूमेरिकल बहुत काम आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नोट करो बार बार। तो नोट करो इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़े। नोट करें इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट लें, नोट कर लिया, रब करें। ओके, 1 2 and 3। अब देखो हमें क्या समझना है, अब हमें ग्राफ के बारे में समझना है। क्या समझना है हमें, ग्राफ के बारे में समझना है, कैसे ग्राफ इसके बनेंगे। वही दोनों ग्राफ
दो ग्राफ कौन कौन से, फेजर डायग्राम एंड वेव डायग्राम। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट्स पे जरूर करेंगे आप, बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और बेसिक जो इसके क्या बोलते हैं आपके डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, आपको आ जाएगा। सब चीज़ें आसान हैं, हम इंसानों ने ही बनाई है हर चीज़, मैथ्स इज जनरेटेड बाय ह्यूमन बींग्स, तो हम सीख सकते हैं। ठीक है, ओके। देखो इस केस में v नॉट साइन ओमेगा टी था, और जो i की वैल्यू जनरेट हुई दैट इज i नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, चलिए ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो फेजर डायग्राम में सबसे पहले v नॉट ओमेगा टी से बन रहा है। अब i जो है करंट है वो क्या है, 90 डिग्री पहले जा रहा है, मतलब 90 डिग्री प्लस हो रहा है, बाहर आगे जा रहा है ना, तभी माइनस 90 डिग्री पहले हो रहा था, ये प्लस है तो यानी कि आगे, इससे आगे जाना 90, इससे आगे 90 जाना, तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये जो एंगल है दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ये हमारा होगा आई नॉट। समझ पा रहे हो, ये हमारा आई नॉट है। लिख ले थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे। ये देखो जो ये है दिस पॉइंट विल बी v नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस पॉइंट विल बी, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो आई नॉट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ठीक। ओके, अब देखो ग्राफ बनाते हैं। बेसिकली ग्राफ तो वही साइनसोइडल कर्व होगा। ठीक है, आप देख लेना थोड़ा सा सही है कि नहीं, बोर्ड पे बराबर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, ठीक है, ये ऊपर है मैक्सिमम पे है ना, ये अरे भाग रहा है भाई तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करंट तो ठीक है, अभी देखा पे करंट तो क्या है, ये 0, ये t/2, ये t, ये 3t/2 ऐसे बढ़ रहा है करंट। करंट की तकलीफ नहीं है, करंट बढ़ने दो। तो ये मतलब टाइम पीरियड है t/2 ऐसे। तो वोल्टेज v नॉट के तो ये यहाँ पे ठीक है, लेकिन अब की बात क्या है, ये प्लस π/2 है, यानी कि जब ये 0 पे रहा होगा, ठीक है, जब ये 0 पे रहा होगा तब ये अपने पीक पोजीशन से स्टार्ट हो चुका होगा, यहाँ पे होगा। करंट कहाँ पे होगा तब, ये देखो v है, ये क्या वोल्टेज का है, तो करंट कैसा होगा, करंट यहाँ पे जब ये अपने मैक्सिमम होगा तब ये इससे 90 आगे होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, और फिर जब ये इस पॉइंट पे आएगा तब ये कितना इसके अपने मैक्सिमम पे होगा, यानी कि यहाँ ये कर्व ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा, आप ऐसे बना लेना। ठीक है, बहुत गौर नहीं किया जाता, पहले दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, बस ये आपको पता होना चाहिए कितना पीछे चला है, ये मेन पॉइंट की ध्यान दिया जाता है कि आपने कब कैसे स्टार्ट किया है। तो आपने स्टार्ट किया यहाँ जब इनिशियल पे था, ये फाइनल ये उससे 90 प्लस में था, और बाकी सारे केसेस को आपने देखे। ठीक है, जब ये इसके मैक्सिमम पे आया, ये कहाँ पे, ये इससे आगे जा चुका था। ठीक है, इससे आगे जा चुका था, तो ऐसे बढ़ता है ग्राफ, और ऐसे ग्राफ होगा। ये आपका आई है, दिस इज आई। ठीक है, नोट करें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स खत्म होते हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, और फिर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो ठीक है, नोट करो, फिर एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं 2-3। ठीक है, तब करें, बोलिए 1, 2 and 3। ओके, अब देखो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो चीज़ आपने अभी देखी सारी बातें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, देखो सबसे पहला केस हमने देखा, यहाँ देखो टेबल बनाते हैं, टेबल यहाँ पे सर्किट लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट बना लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हम प्योर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, प्योर रेजिस्टर या रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टेंस के केस में V एंड I ऐसा लिख लो, रिलेशन ऑफ V एंड I। V एंड I रिलेशन जो था
तो v की वैल्यू तो कितनी थी इसके लिए, v नॉट साइन ओमेगा टी है, और जो i की वैल्यू आई वो कितनी आई, i नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, और यहाँ पे जो आई नॉट है दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई आर है इस केस में, और जो आर है, आर के लिए यूनिट तो ओम है कि आपने पढ़ी। दूसरा एक नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, करंट और वोल्टेज कैसे हैं, सेम फेज में। दूसरा चीज तो देखा ये तो वी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई नॉट। इतनी बातें की हमने पहले केस में। दूसरा केस देखा प्योर इंडक्टर। कौन सा केस देखा था, प्योर इंडक्टर केस में जो v है दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो i जनरेट हुआ दैट इज कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। 90 से पीछे हो गया, 90 से पीछे हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो आई नॉट था दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई ओमेगा एल, ठीक है, या इसको बोले वी नॉट बाई एक्सएल। यहाँ पे एक्सएल कितना आया, ओमेगा एल आया। ओमेगा को हम 2 पाई एफ भी लिखते हैं, 2 पाई एफ एल बोल सकते हैं। यूनिट अगेन वही ओम, यूनिट अगेन कितनी है, ओम। इसका नाम क्या दिया हमने, नाम दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम दिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और इसके लिए जो कहानी हुई वो क्या हुआ, करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय पाई बाई 2 डिग्री। ठीक है, सेम फेज में नहीं है, इस बार लैग कर रहा है। कौन लैग कर रहा था, करंट लैग कर रहा था। अच्छा, एक बात और लिख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जो करंट लैग कर रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज गेन कर रहा है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, वोल्टेज लीड द करंट बाई पाई बाई 2 बाई पोटेंशियल। करंट क्या हो रहा है, करंट पीछे चल रहा है, मतलब क्या है, वोल्टेज आगे चल रहा है। बात एक ही ना, करंट पीछे चल रहा है मतलब वोल्टेज आगे चल रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखे, चाहे ऐसे कान ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। तो करंट लैग कर रहा है मतलब करंट पीछे चल रहा है। मैं ऐसा लिख दूं भाई करंट पीछे तो चल रहा है, ठीक है, मैं बोलूंगा भाई वोल्टेज आगे चल रहा है, तो तकलीफ नहीं है। जरूरी है ये पॉइंट, बहुत हम आगे चल के यूज करेंगे। देखो यहाँ जितनी बातें चल रही है सब ऐसा नहीं, कुछ भी लिंक नहीं। अभी आगे जब हम कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ेंगे, सर्किट थ्योरी 02, जब वहाँ पे LC LCR ऐसे सर्किट्स पढ़ेंगे, वहाँ पे इसका काम आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द तीसरा पॉइंट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट या प्योर कैपेसिटर सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे जो V है दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। थोड़ा पार्शियल डिफरेंस बना देते हैं, नहीं तो आप लोग उतार लोगे, पता नहीं चलेगा। अब ठीक है, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो I है दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे जो आई नॉट है, यहाँ पे जो आई नॉट है वो कितना है, वी नॉट अपॉन XC है। दिख रहा है ना आपको, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, अगर नहीं छोटा छोटा लिख रहा है तो देख लेना। XC कितना है यहाँ पे, 1 अपॉन ओमेगा C, और 1 अपॉन, और XC का नाम क्या है, XC का नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, फॉर्मूला वही 1 अपॉन 2 पाई FC, यूनिट वही, यूनिट क्या है, ओम। सबका यूनिट ओम है, तो इसका यूनिट कितना है। अच्छा, इसके लिए ये वाली बात कहाँ लिखें, यहाँ ऊपर कहीं लिख देते हैं ना, यहाँ लिख दे क्या, प्योर रेजिस्टेंस के उसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो करंट है, करंट लीड पोटेंशियल, लीड कर रहा है पोटेंशियल को कितना से, बाई पाई बाई 2, या ऐसे लिख सकते हो वोल्टेज लैग्स करंट, या बिहाइंड करंट ज्यादा अच्छा रहता है, लैग्स बिहाइंड करंट बाई पाई बाई 2। ठीक है, वही बात है कि भाई करंट बढ़ रहा है, करंट अगर आगे चल रहा है तो पोटेंशियल पीछे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है तो पोटेंशियल पीछे चल रहा है। तो ये सारी बातें हम नोट करें, बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप हेडिंग में पीक वैल्यू, पीक करंट वैल्यू, और ठीक है, और बाद में यहाँ पे अगेन रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे ऐसा लिख दो, लैग्स
एंड लीड ऑफ आई एंड वी। ठीक है, लेग्स और लीड की बातें हैं तो यहाँ पे हमने की, और पीक वैल्यू के बारे में यहाँ बातें की, रिलेशन कितना है ये बातें हो गई, और सर्किट कौन कौन सी बातें। नोट करो, इतना बहुत जरूरी चीजें, सारी चीजें। एक प्रॉपर टेबल बनाएंगे आप अपने नोटबुक के अंदर, और सारी चीजों को अच्छे से लाइन से प्रॉपर स्केल वगैरह पेंसिल। देखो नोट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन टेकिंग क्लास। ठीक है, नोट बहुत जरूरी है। एक बार आप समझ लिए, ठीक है, अब आप कंटिन्यू पढ़ने के लिए आप नोट्स बहुत, हर टाइम तो वीडियो ओपन करके देखोगे नहीं ना, तो इसीलिए क्या करो, एक बार नोट्स बनाओ, बहुत प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए। ऐसा नोट्स देखने के बाद ऐसा लगना चाहिए हाँ मजा आ गया, देख के मजा आ जाएगा, हाँ मुझे सारी चीजें क्लियर हो रही, जरूरत नहीं दोबारा बुक उठाने की, जरूरत नहीं दोबारा वीडियोस देखने की, डायरेक्टली आप देखो और डायरेक्टली आप क्लियर बनाना चाहिए। ठीक है, नोट करो, फिर करते हैं 2-3 न्यूमेरिकल, फिर करेंगे अपने क्लास का एंड। ठीक है, जल्दी नोट करो। ओके, देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 1 डाल दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर C = 200 μF दिया है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 10 हर्ट्ज। हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। तो देखो फर्स्ट में क्या, पहले गिवन क्या क्या है, देखो 200 माइक्रोफराड। माइक्रोफराड को कैसे लिखते हैं, 200 × 10⁻⁶ है। फराड का माइक्रो मतलब जानते हैं ना, माइक्रो मतलब -6। तो ये दिया है, तो F1 की वैल्यू देखो, इसको मान लो फ्रीक्वेंसी 1 ना, तो कितना दिया है 10 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, तो पहले फर्स्ट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, F ही बोल दो। तो रिएक्टेंस कैपेसिटेंस निकालना है। रिएक्टेंस कैपेसिटेंस का भी मतलब बताया था मैंने, एक्सिस हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिस को। इसकी वैल्यू कितनी थी, याद करो कितनी थी वैल्यू, 1/ωc। याद है, ओमेगा एक्स की वैल्यू कितनी, 1/ωc। ओमेगा कैसे लिखते हैं, 2πfc। तो 1/2 × 22/7। पाई की वैल्यू, एफ की वैल्यू देखो कितनी दी है 10, और साथ में सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 200 × 10⁻⁶। सब सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। आंसर निकालने का काम आपका होगा, कैलकुलेटर है, यूज करो, आंसर निकालो। ठीक है, आंसर निकाल कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कहाँ सॉल्व कर रहे हो। ऐसे ही फर्स्ट के लिए हुआ, सेकंड के लिए सेम सब कुछ रहने वाला है। 2πfc यहाँ पे 1/2π। एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50 है। सेकंड वाले में देखो कितनी है 50, और सी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, आंसर निकालेंगे। ऐसे ही थर्ड वाला भी आपको करना है। देखो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, बस न्यूमेरिकल करने का काम आपका है। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे करेंगे। 1/2 × अगेन 22/7, यहाँ पे 22/7 लिख लो जिसको नहीं दिक्कत आ रही है। और सी की वैल्यू कितनी है 200 × 10⁻⁶। एफ की वैल्यू कितनी है 200 × 10⁻⁶, और हमारे पास ये क्या है एफ की वैल्यू कितनी है 500। सॉल्व करेंगे, सबके वैल्यू आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे आंसर याद है। ठीक है, जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिए हैं तो आप देखो। ठीक है, चलो आप बताना, याद है मैं बताऊंगा नहीं आपको, आप कमेंट करो। क्या करो, आप कमेंट करो। चलिए कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे, न्यूमेरिकल्स। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है कि इंडक्टिव केस में और कैपेसिटिव केस में ग्राफ कैसे बनता है और उसका डेरिवेशन कैसे होता है। ठीक है, नोट करो इतना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नोट करो, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम करेंगे, जल्दी करें इतना, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे। देखिए क्वेश्चन में 2 दिया गया है। क्वेश्चन में 2 क्या दिया है, एन इंडक्टर L = 200 mH इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ पीक EMF 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द पीक करंट। पीक करंट निकालना है हमें। तो पीक करंट का फॉर्मूला देखो, यहाँ इंडक्टर दिया है तो हम क्या लेंगे, पीक करंट। पीक करंट का फॉर्मूला कितना होगा, V0/XL बोल सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ इंडक्टर दिया इसलिए हम एक्सएल यूज कर रहे हैं। एक्सएल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, V0/XL। अच्छा रुक जाओ, इसके लिए इससे पहले हम थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, पहले क्या क्या दिया है वो निकाल लेते हैं। देखो क्या क्या दिया है इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे L देखो कितना दिया है, L दिया है 200 मिलीहेम, मिली यानी कि 10⁻³ हेनरी। V कितना दिया है, पीक वैल्यू देखो, पीक EMF दिया है कितना दिया है 200 वोल्ट। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज। क्या निकालना है, पीक करंट। पीक करंट के लिए I0 = V0/XL, पता है फॉर्मूला, I0 = V0/XL। यही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ये गिवन है। एक्सल का हमारे पास L इंडक्टर की वैल्यू मालूम थी, इसलिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेंगे। और देखो पीक करंट निकालने का और भी तरीका है, लेकिन हम उसको पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ये दिख रहा है सीधा सीधा, हम यूज कर लेंगे। अच्छा क्या बताया अभी मैंने फॉर्मूला, एक्सल बताओ क्या होता है, क्या होता है ω/L। एक्सल की वैल्यू कितनी होती है ω/L। तो यहाँ पे रखेंगे V0 और V0 ओमेगा की जगह 2πf लिख सकते हैं, 2πf। तो V0 की वैल्यू हो गई 200, 2 × 22/7, फ्रीक्वेंसी दी है 50, और ये भी कितना दिया है 200 × 10⁻³ तो यहाँ से 200 से 200 कट गया, बाकी सब चीज़ें आप काट पीट लेंगे
और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आप नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ चीजें? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। देखो फिजिक्स का न्यूमेरिकल करने के लिए बेसिकली आपको 2-3 बातों का बहुत खास ध्यान रखना है। सबसे पहले जो गिवन है और साथ में उसकी यूनिट आपको याद होनी चाहिए। एल के लिए अगर मान लो यहाँ पे वोल्ट दिया है तो आपको डायरेक्टली वैल्यू देख के पता हो जानी चाहिए कि क्या दिया है, वोल्ट दिया है। इसके लिए एमएस देख के पता चल जाना चाहिए क्या दिया है, यहाँ पे एल दिया है। ऐसे ही यहाँ पे हर्ट्ज देख के पता चल जाना चाहिए आपको फ्रीक्वेंसी दी है। ये चीजें जब आप समझने लगोगे ना तो आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान लगने लगेगा। फिजिक्स कुछ है नहीं, फिजिक्स बहुत टफ नहीं है, फिजिक्स को पढ़ने का तरीका थोड़ा बदल लो, सब आसान लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर ले और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, एंड देन आप अपना वीडियो को फिनिश करेंगे। जल्दी करें इसको। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है प्योर इंडक्टिव इंडक्टर ऑफ 25 एमएस, यानी कि सबसे पहले एल लिख लेते हैं। एल कितना दिया है 25 × 10⁻³ हेनरी इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 200, यानी कि वी दिया है इस बार। तभी क्या दिया था, वी नॉट दिया था, इस बार वी दिया है, यानी कि वी जब नॉर्मल दिया था तो मतलब क्या दिया है, वी आर एम एस दिया है। फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एक्सएल निकालना है तो, दूसरा और एंड आरएमएस कौन सा, एंड आरएमएस करंट यानी कि आई आरएमएस निकालना है। कब, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिया है 50 हर्ट्ज। बहुत आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे एक्स हमें निकालना है आई आरएमएस, सबसे पहले एक्सएल निकालो। एक्सएल निकालने का तरीका पता है ना, ओमेगा सी, ओमेगा एल, क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा एल। ओमेगा का वैल्यू 2πf, साथ में एल 2 × 22/7। फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, एल कितना है 25 × 10⁻³ 25 × 10⁻³। ये सॉल्व करेंगे आपको यहाँ से एक्सएल मिल जाएगा। जब आप अब ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्सएल मिल जाएगा। एक्सएल निकलने के बाद क्या करना है आपको, अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आई आर एम एस निकालना है। तो आई आर एम, जैसे देखो आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्सएल होता है, ऐसे ही आप बोल सकते हो आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन एक्सएल। ठीक है, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा। तो अब हमें क्या निकाल, वी आर एम एस देखो दे रखा है, यानी कि आई आर एम एस निकालना बहुत आसान है, कुछ नहीं रखा, 220 रखो, यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको रखो, सॉल्व करो और आपका आंसर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। आई नॉट यानी कि एम्पियर में होगा ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू एम्पियर में होगा और ठीक है, ये एक्सेल केस में होगा, ओम में आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, बोलिए सॉल्व कर लेंगे। जो भी आंसर है आप सॉल्व करेंगे, बस उसमें मुझे कमेंट बताएं। चलिए ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। काफी बड़ा लेक्चर हो गया होगा, लग रहा था छोटा ही होगा, लेकिन एक्सप्लेन करने के काफी बड़ा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा छोटा सब चलता है, आप पढ़ते रहो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वीडियो लेंदी हो गया, हमें ज्यादा टाइम तक पढ़ना पड़ रहा है, सब चीजें सोच के छोड़ना, सोचना छोड़ के आप क्या करो, कॉन्सेंट्रेट करो अपने लेक्चर्स पे। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बोलना चाहूँगा, जब भी आप पढ़ने बैठो तो सारी जो डिस्ट्रक्शंस हैं आपके चारों तरफ, आपके घर वाले चिल्ला रहे हैं, आपके घर वाले बातें कर रहे हैं, आप कहीं बाहर बैठे हो, कहीं से भी आप घर में एक रूम में प्रॉपरली बैठ के मोबाइल, अगर आप टैबलेट यूज करो तो टैबलेट, अदरवाइज लैपटॉप, अदरवाइज वटेवर जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हो, सिस्टम से ईयरफोन लगा के प्रॉपरली आप पढ़ते रहो। जितनी देर का लेक्चर है कंटिन्यू एक लेक्चर एक बार में खत्म करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, हमें सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। होप आपको क्लियर हुआ होगा, सब कुछ मजा आया होगा पढ़ने में। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अपने फ्रेंडों को भी शेयर करना चाहता हूँ या चाहिए मुझे, तो आप प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हम धीरे धीरे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और आप भी पढ़ते रहो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके सर्किट थ्योरी 02 के बारे में। ठीक है, लेक्चर नंबर एसी करंट का लेक्चर नंबर 4 होगा और सर्किट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 होगा। इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पढ़ेंगे, एलआर सर्किट एंड सीआर सर्किट, और साथ में एलसीआर सर्किट। तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको हमें डिस्कस करना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।